प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को लेक्चर को शुरू करने से पहले अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लेना है नोट्स बनाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने पास रखनी है एनसीईआरटी। जो केमिस्ट्री है उसमें 2 बुक्स हैं हमारे पास एनसीईआरटी की। दिस इज़ बुक नंबर 1 जिसमें कि आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है और फिर सेकंड बुक भी है। तो आपको अपने पास अपनी एनसीईआरटी रखनी है। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो मेरा सजेशन है कि आप लोग एनसीईआरटी परचेज़ करिए। परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो आपके जो सीनियर हैं आप उनसे भी बोरो कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है क्लास +1 में और क्लास 12th में भी, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है हमारा बेस रहने वाला है, इसी से हम ओवरऑल आपका स्टडी करेंगे केमिस्ट्री। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं और आपके स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं तो डेफिनेटली ये लेक्चर आपके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिए और साथ में अपनी एनसीईआरटी। ये जो लेक्चर हैं ये हमारे स्मॉल पोर्शन में रहने वाले हैं, मतलब कि जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो इसका 1 शॉट नहीं दे रही हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी 1 शॉट के लिए आप रेडी नहीं है। एक बारी में एक पूरा चैप्टर करवा देंगे तो आपको कितना समझ में आएगा वो आप लोगों को भी पता ही है। तो हम इस चैप्टर को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करेंगे, मतलब कि जैसे कि हमारे पास जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे इन टॉपिक को हम पर लेक्चर डिवाइड करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं इस लेक्चर को मिनिमम 7 और मैक्सिमम 10 लेक्चर में कंप्लीट करूँगी। पर लेक्चर हमारा 15 to 20 मिनट का हो सकता है और डिपेंड करता है कि आपका जो लेक्चर है उसमें आपका न्यूमेरिकल पार्ट है या थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर थ्योरेटिकल पार्ट है तो कई बार आपका लेक्चर जो है वो 10 to 15 मिनट का रह सकता है, बट अगर न्यूमेरिकल पार्ट है वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आज तो पहले तो आपको फॉर्मूले अंडरस्टैंड करवाने पड़ते हैं, फिर उन फॉर्मूलों को कैसे हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल में वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वहाँ पर टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में पहले मैं आपको बता दूँ कि ये चैप्टर जो है वो हमारा 7 मार्क्स का रहने वाला है। और इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि हम न्यूमेरिकल की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़रूरी रहने वाला है, जैसे कि आपका मोल कंसेप्ट और फर्दर हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मोलैरिटी आएगा, मोल फ्रैक्शन रहता है, नॉर्मेलिटी रहते हैं, ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स रहती हैं। तो यहाँ से आपको आने वाले हैं न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर का ये। उसके बाद हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहता है। और फिर आपके आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहता है। तो मतलब कि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो यही वाले हैं। इसके अलावा जो टॉपिक रहते हैं वो हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक को भी हम, क्योंकि वहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन आए। बट मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पैटर्न हमने देखा है वो यही है कि केमिकल कम्बिनेशन, लिमिटिंग रिएजेंट या मोल कंसेप्ट और कंसंट्रेशन में से आपका क्वेश्चन रहता है इस वाले चैप्टर में, ठीक है जी। तो हम इस चैप्टर को हम स्मॉल पोर्शन में डिस्कस करते हैं। तो आज के पोर्शन में, आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाला है आपका फर्स्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हमारी लाइफ में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है जो आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा। फिर हम बात करेंगे मैटर क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री क्या है बेटा? केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ही एक ब्रांच है, जैसे कि आपकी फिजिक्स हो गई, आपकी बायोलॉजी हो गई, आपकी जूलॉजी हो गई, वैसे ही हमारी केमिस्ट्री भी क्या है, साइंस का ही एक पार्ट है। केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। केमिस्ट्री डील करती है कॉम्पोजिशन से, स्ट्रक्चर से, जैसे हम स्ट्रक्चर से हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो उसके स्ट्रक्चर से, मैटर की प्रॉपर्टी से, सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री में ही आती हैं। अपने घर पे अगर आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारी केमिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाए। वेदर पैटर्न हो गए, वेदर में इतने सारे डिफरेंट फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं। हमारे ब्रेन का फंक्शन कैसे होता है वो भी केमिस्ट्री से ही रिलेट करता है ना। हमारे आसपास क्या क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, डाइज हैं, पॉलीमर्स हैं, ड्रग्स हैं, सोप्स, डिटर्जेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं। इवन जैसे अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां, डिसीजेज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं कि अगर ये बीमारी हमें हो जाएगी तो बचना बहुत मुश्किल है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, इन बीमारियों से लोग बहुत डरते हैं। तो केमिस्ट्री ने अभी क्या किया है कि इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन्स जो हैं वो हेल्प से हमारे जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये बीमारी होगी तो हम बच नहीं पाएंगे या जो भी रहता है ना। तो जैसे कि अभी कैंसर की बात करूं मैं, तो कैंसर की जो ड्रग्स रहती हैं, सिस्प्लेटिन,
टेक्सोल, ये सारी जो हैं वो केमिस्ट्री ने अभी सिंथेसाइज कर ली हैं। जैसे कि एड्स के विक्टिम होते हैं तो वहाँ पे AZT दैट इज़ अजीडोथाइमाइडिन, ये भी एक मेडिसिन है जो एड्स अगर होती है किसी को तो उसके लिए ये मेडिसिन जो है वो हेल्पफुल रहती है। तो ये मेडिसिन हम कहाँ से लेते हैं? ये मेडिसिन हमें मिलती हैं प्लांट से और एनिमल से, ये उसके सोर्सेज रहते हैं। बट हम इसको बाय यूजिंग केमिस्ट्री हम इसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एनवायरनमेंट में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री इनके आंसर, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनके आंसर्स फाइंड आउट कर रही है कि कैसे हम इन प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें मिले। तो उसके लिए भी केमिस्ट्री हमें बहुत हेल्प कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी हमारी लाइफ में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेडिसिन इंडस्ट्री में ले लो या अपने एनवायरनमेंट में ले लो या आप अपने घर में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो केमिस्ट्री से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहता है आपका। पहले हम बात करते हैं मैटर क्या होता है ना। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, जिनका कुछ मास है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं मैटर। जैसे कि आपके पास अभी बुक है, आपके पास अभी पेन है, आप जिस फ़ोन से देख रहे हैं, आपके घर में जो सिलेंडर है, जिस बैलून से बच्चा खेल रहा है, वो सारी चीज़ें क्या है? मैटर हैं। ठीक है, मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या है? इसकी बात करूँ तो फिजिकल स्टेट इसकी होती हैं 5, अभी तो 6 आ चुकी हैं, बट हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 3 ही रहने वाली हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बेसिकली जो मैटर की क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह से रहती है, एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर, फर्दर बात करेंगे हम एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, ये सारी बातें हम फर्दर अभी। तो मैटर में हमने कहा कि मैटर जो है वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहला आता है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। अब मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करूं तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। मतलब सॉलिड है तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो बहुत ही पास होंगे। ठीक है, उनके बीच में स्पेस नहीं होगा। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो मूव भी नहीं कर पाते हैं, तो मूवमेंट भी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिक्विड के पार्टिकल्स की, तो लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो होंगे तो थोड़ा क्लोज, बट उनमें स्पेस होता है, वो मूव कर सकते हैं। जितने क्लोज सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उतने क्लोज लिक्विड के पार्टिकल नहीं होते। लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो, लेकिन गैसेस की बात करूं मैं तो गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। वो दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, दैट इज़ डिफ्यूज़न, है ना। तो वो सब क्या होता है, वो सब गैस की जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से होता है। जैसे और मैंने परफ्यूम लगाया है तो उस परफ्यूम की खुशबू जो है वो आसपास में जितने भी होंगे उन सबको आने वाली है, आएगी, है ना। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है, क्योंकि गैस है, गैस के पार्टिकल्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो तो बहुत ज़्यादा है, उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, वो ईजिली एक दूसरे प्लेस में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो है उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट उनकी शेप होती है। लेकिन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पास ना डेफिनेट वॉल्यूम तो है, बट उनके पास डेफिनेट शेप नहीं होती है। वो उसी शेप में जिस कंटेनर में आप उसको डालेंगे लिक्विड, जब उसका शेप ले लेते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के पास ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही उनके पास डेफिनेट शेप होती है। दे आर कंप्लीटली ऑक्यूपाई दी कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, मतलब जिसमें आप उसको डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा, जैसे कि बैलून की शेप ले लेगा, सिलेंडर की शेप ले लेगा। तो जिसमें भी आप गैस को फिल करेंगे वो उस तरह की शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ी भी होंगी। जस्ट आप ये मान लीजिए कि एक रिकैप है, क्योंकि देखो बेटा मेरे को तो यहाँ पर जो करवाना है वो एक बिलो एवरेज से बच्चे से लेके एवरेज टू अ ब्रिलियंट चाइल्ड के लिए करवाना है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये बेसिक टर्म्स जो मैं करवा रही हूँ उनको नहीं पता होती हैं। तो जिससे जस्ट रिकैप, अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वापस में क्या होती हैं, इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अब कैसे होगा? ये होगा हीट से और कूलिंग से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सॉलिड चीज़ है आपके पास और आपने उसको हीट प्रोवाइड की, जैसे कि आइस का एग्जांपल ले लो। अब आइस तो सॉलिड होती है, बट अगर उसको आप हीट देंगे नहीं भी देंगे तो रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो वैसे ही मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको आप हीट देनी पड़ती है,
हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, कुछ ऐसे होंगी कि वो आपके जो रूम का टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर पे हीट को ऑब्जॉर्व करके वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे, सॉलिड टू लिक्विड कर लेंगे। ऐसे लिक्विड जो है वो गैस में भी जा सकता है, ठीक है। लिक्विड को अगर हीट मिलेगी तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, वेपराइजेशन भी कहते हैं ना, कि लिक्विड जो है अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे ना गर्मियों के मौसम में, तो लिक्विड जो है वो वेपोरेट हो जाता है। वेपोरेशन का मतलब वो गैस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि सॉलिड लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में जा सकती है बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, राइट। अब हम गैस जो है, अगर गैस को मुझे लिक्विड में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, हम कूल कर देंगे उसको, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। सिमिलरली लिक्विड को सॉलिड में लेके आना है तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कह देंगे, है ना। लिक्विड को कूल करो तो कूल करके, जैसे वाटर को कूल करो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और एक और प्रोसेस रहती है आपकी जिसमें हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस वेयर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। जैसे कि नेफ्थलीन बॉल्स, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, अपने अपने घर पे भी देखा होगा कि हमारी, जैसे हम बेड बॉक्स में कुछ कपड़े रख रहे हैं कुछ, तो वहाँ पे नेफ्थलीन बॉल्स डाल देते हैं, तो धीरे धीरे वो बॉल्स जो हैं वो खत्म हो जाती है। तो वो कहाँ जा रही हैं, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ऐसा हो गया कि चेंज हो सकती हैं। क्या केमिकल चेंजेस भी ऐसे हो सकते हैं? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फिर फर्दर हमारे पास आता है अब मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। तो पहले हम बात कर लेते हैं मिक्सचर्स की, कि मिक्सचर क्या होते हैं। तो बेटा मिक्सचर क्या होते हैं, देखो मिक्सचर जो हैं वो, जैसे आप कोई भी चीज़ है उसमें मिक्सिंग कर रहे हो, जैसे नमकीन ले रहे हो आप, उसमें कोई ऐसे फिक्स अमाउंट में मिक्सिंग नहीं हो रही है ना, आप किसी भी वे में किसी भी क्वांटिटी में मिक्स कर देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। जैसे शुगर सोल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, टी एटसेट्रा, ये सब कुछ क्या है, मिक्सचर ही तो है। तो हम ये कह सकते हैं कि अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो। किसी फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे कि आप चाय पी रहे हैं, मान लो चाय का फर्स्ट सिप और जो लास्ट सिप होगा वो सेम टेस्ट करेगा, तो मतलब कि वहाँ पे जो मिक्सिंग होके रखी है वो कैसी मिक्सिंग है, वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग है। लेकिन हिट्रोजीनियस में क्या होता है, हिट्रोजीनियस में जो मिक्सिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। जैसे कि आपने वाटर में सॉइल को ऐड कर दिया, तो सॉइल जो है वो थोड़े टाइम तक तो मिक्स होगी, लेकिन अगर थोड़ी देर रखेंगे आप उसको तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो है तो वो भी मिक्सचर ही है जहाँ पे वाटर और सॉइल प्रेजेंट है, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं है। तो वो किस तरह का मिक्सचर होगा, फिर वो होगा हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जहाँ पे उनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती। फिट आउट करना फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हमने अभी पीछे किया था ना कि फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे हमें केमिकल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन या फिर डिस्टिलेशन एटसेट्रा। तो इन मेथड को यूज़ करके फिर हम मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये तो हो गए मिक्सचर, जहाँ पे हमने बात की होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर की। अब हम बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस जो है वो मिक्सचर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में जो भी मिक्स होगा वो एक डेफिनेट रेशियो में होगा, फिक्स रेशियो में मिक्सिंग होते हैं किसमें, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब कि एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे उसमें। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ऐसा नहीं कि छोटा सा होगा, ये बहुत बड़े पहाड़ के जैसे समझ लो इसको आप, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे गोल्ड में या कॉपर में, कि कोई भी एग्जांपल ले लो आप, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम। तो उनमें क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि उसमें सारे पार्टिकल्स जो हैं वो किसके होंगे, गोल्ड के ही होंगे, और उनके प्रॉपर्टीज भी सारे में क्या होंगी, सेम। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दीज पार्टिकल में बी एटम्स और मॉलिक्यूल, मतलब एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, बेटा मॉलिक्यूल जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने 2 हाइड्रोजन जो हैं वो लिए, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया, ये H2 बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोलेंगे। वैसे ही ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन के दो पार्टिकल ले लो, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, O2 बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे फिर अभी, O2 का मॉलिक्यूल। तो ये 2 से ज़्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होंगे तो दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर का एग्जांपल ले लो, वाटर में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन होता है। तो उसमें दो डिफरेंट एलिमेंट हमने लिए हैं, एक हाइड्रोजन लिया है और दूसरा हमने ऑक्सीजन लिया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्शंस करवाएंगे इनकी, तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, है ना। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग थी, लेकिन जब वहाँ पे एक कंपाउंड बना H2O तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो कंबस्शन का सपोर्टर है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो बर्न हो जाती है विद द साउंड ऑफ पॉप, लेकिन वाटर जो है वो एक फायर एक्सटिंग्विशर है। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, लेकिन जब वो मिक्स होंगे तो उनकी कॉम्पोजिशन कम्प्लीटली डिफरेंट। वाटर बन गया तो फिर आप उसको कैसे सेपरेट, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करेंगे, तो वो केमिकल मेथड से हो सकता है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ पहले डिफरेंट थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट थी, लेकिन जब वो ऐड हुए और वाटर बना तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली डिफरेंट होगी। जैसे और एग्जांपल ले लो, CO2 ले लो, तो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हैं, फिर वहाँ पे CO2 बन रहा है ना। तो वहाँ पे जो CO2 बना वो गैसेस फॉर्म में बन गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अब कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगी, नया कंपाउंड बन जाएगा। प्रॉपर्टीज़ और एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ गया जैसे कलर हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सारी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, केमिकल चेंज चाहिए, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि कंबस्शन के लिए फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आप अपने NCERT चेक कर लीजिए कि हमने कहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट किया है, और मिलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में।